वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किया, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 किया है। मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन ऑफ मीन्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, ठीक है। ओके, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन से शुरू करते हैं हम लोग। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन 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 ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एक्चुअली एक न्यूरल कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में, जो कि मेडुला बोलते हैं। वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का काम करता है, बट रेगुलेशन के लिए अदर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ कीमोसेंसिटिव एरिया होता है मेडुला के पास में ही, ठीक है। पॉन्स होता है, वो मॉडरेट करता है इसके फंक्शन को, ठीक है ना। ये सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअली जो मेडुला होता है वो एक तरीके का रिदमिक सेंटर है, ठीक है ना। रिदमिक सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, मेडुला को, मेडुला ऑफ लॉन्गेटा, ठीक है ना। ये ब्रेन में होता है, हमारे ब्रेन में भी। कहाँ पे, जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है जिसको रोम्बेनसेफ्लॉन बोलते हैं। हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफ्लॉन। तो फिर आप यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन जो होता है वो क्यों होना जरूरी है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन में मीन्स किस रेट में हम एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, किस रेट में हम एयर को एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा करते हैं, अगर उसका रेट बढ़ रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं CO2 अगर बॉडी में ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो रेट ऑफ जो ब्रीदिंग है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों को मीन्स इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेगुलेशन में हम लोग देखेंगे, रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो रेगुलेशन क्यों होता है, तो यहाँ पे टू सूट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, टू सूट ऑफ डिमांड ऑफ टिश्यू। जो टिश्यू की डिमांड जब आती है तो रेगुलेशन की जरूरत हो जाती है। टिश्यू की डिमांड है ऑक्सीजन की भरपाई को पूरा करना, ठीक है ना। तो रेगुलेशन होना जरूरी है। दूसरा क्या है, द न्यूरल सिस्टम, ठीक है ना। न्यूरल सिस्टम का है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो एक न्यूरल कंट्रोल है। न्यूरल ने एक सेंटर बनाया है जिसको रिदमिक सेंटर बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, मेडुला है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, मेडुला, ठीक है ना। और ये मेडुला कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में, ब्रेन के भी पिछले हिस्से में, मीन्स हाइंड ब्रेन में, ठीक है बेटा।
ये मेडुला हो गया, मेडुला को ये मीन्स हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ मीन्स रिदमिक सेंटर होता है। और इसी के पास में एक और भी एरिया होता है जिसको बोलते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या बोलते हैं? कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया, ठीक है ना। ये कीमो सेंसिटिव एरिया है। और थोड़ा सा मेडुला से थोड़ी सी दूरी पे होता है पॉन्स होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो कहां पे होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर वो होता है पॉन्स में। पॉन्स देखो, P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटैक्सिक। न्यूमोटैक्सिक न्यूमोटैक्सिक एरिया। क्लियर है बात? रिदमिक सेंटर या न्यूमोटैक्सिक एरिया। रिदमिक सेंटर को बोलते हैं क्या? मेडुला बोलते हैं। मेडुला रिदमिक सेंटर होता है। पॉन्स के पास में क्या होता है? न्यूमोटैक्सिक एरिया होता है। एक्चुअल में आप रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में देखोगे तो ये तीन चीजें आपको हाईलाइटेड होंगी, ठीक है ना। दो चीजें और भी होती हैं, एक होता है आयोर्टिक आर्क होता है और एक होता है कैरोटिड आर्टरी होता है, ठीक है। उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये देखिए, एक्चुअल में परस्यूट ऑफ डिमांड ऑफ टिश्यू, अगर टिश्यू की डिमांड है ऑक्सीजन उसको चाहिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का लेवल, O2 का लेवल यहाँ पे कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वो सिग्नल किसके पास में जाएगा? मेडुला के पास में जाएगा। मेडुला के पास में जाएगा तो मेडुला क्या करेगा? ब्रीदिंग को मींस ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन की प्रोसेस को क्या कर देगा? एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया होता है बेटा, ठीक है ना, एक्चुअल में ये CO2 से काफी सेंसिटिव होता है एंड H+ आयन से काफी सेंसिटिव होता है। सपोज दैट मींस मेडुला, अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना, अगर मेडुला जो है उसको समझने में, ठीक है, उसका सिग्नल पहुंचने में अगर इसको लेट हुआ, ठीक है ना, तो क्या करता है? कीमोसेंसिटिव जो एरिया मेडुला के पास में है वो सिग्नल भेजता है। वो क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। किसके पास में? मेडुला के पास में वो सिग्नल भेजेगा। और वो सिग्नल क्या होगा कि भाई ऐसा है कि बॉडी में CO2 और H+ आयन का लेवल ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। CO2 का लेवल मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या होंगे? डिनेचर होना शुरू हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो एंजाइमेटिक एक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कीमोसेंसिटिव जो एरिया है वो किससे सेंसिटिविटी दिखाता है? CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन जब बॉडी में अकॉर्डिंग टू बॉडी नहीं होता है, या इनका अकॉर्डिंग टू बॉडी ना होने का मतलब क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये सिग्नल ये क्या करेगा? इसको रेगुलेट करेगा, ठीक है ना। ये इसके पास में सिग्नल भेजेगा, मींस मेडुला को रेगुलेट, फिर उसके बाद मेडुला क्या है? एक कमांडिंग ऑफिसर की तरह ये वर्क करना शुरू करेगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की भरपाई बॉडी के अंदर करना शुरू कर देगा। ये वर्क करता है और अपना सपोज दैट बहुत ज्यादा ये वर्क करने लगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने लगा, ठीक है ना। बट ये एक लिमिट से ज्यादा उस चीज को ना करे, इसलिए उसके फंक्शन को मॉडरेट चेंज करने के लिए तुरंत पॉन्स से सिग्नल जाता है
कि भाई आप जिस पर्पज से आप रेगुलेट आपको किया गया था वो पर्पज आपका पूरा हो गया है और आप अब नॉर्मलाइज हो जाइए, ठीक है ना। अब आप नॉर्मल बिहेव करिए। तो वो सिग्नल कहां से जाता है? वो सिग्नल जाता है पॉन्स से। क्लियर है बात बेटा? वो सिग्नल कहां से जाता है? पॉन्स से जाता है। तो पॉन्स क्या करता है? टू मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदमिक सेंटर, टू मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदमिक सेंटर, टू मॉडरेट to moderate the function of rhythmic center, क्लियर है बात? ठीक है। अब मैंने बोला था ये तीन चीजें जो हैं ये रेगुलेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है? मॉडरेट कर रहा है, ठीक है। रेगुलेशन, ठीक है ना। रेगुलेशन के लिए मीन्स उसको क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है? किसको इंफॉर्मेशन दे रहा है? मेडुला इंफॉर्मेशन कि भाई CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो आप कुछ करिए। मैंने दूसरा बताया था, तीनों के अलावा मैंने एक और भी बताया था कि एओर्टिक आर्क, ठीक है, एंड कैरोटिड आर्टरी, ये भी दोनों ऐसे होते हैं जो CO2 और H+ आयन CO2 और H+ आयन केमिकल से काफी सेंसिटिविटी दिखाते हैं। तो ये क्या था? हीमोसेंसिटिव एरिया वाला जो था ये सेंसिटिव टू मीन्स sensitive to CO2 एंड H+ आयन। उसी तरीके से aortic arc एंड कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना। aortic arc and carotid artery also sensitive to CO2 and H+ आयन। और ये क्या करते हैं? ये क्या करेंगे बेटा? ये भी सिग्नल भेजते हैं। ये भी क्या है? ये भी सिग्नल भेजते हैं किसके पास में? रिदमिक सेंटर मीन्स मेडुला के पास में। और मेडुला क्या करता है? तुरंत एक्शन लेता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन का कोई मीन्स इनसिग्निफिकेंट रोल होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इनसिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में रेगुलेशन क्योंकि भाई ऑक्सीजन अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके कंसंट्रेशन से उसका कंसंट्रेशन नॉर्मल है या बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए भाई पॉन्स बोल देगा कि आप ओवर बिहेव मत करो मेडुला को, ठीक है ना। तो इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जो रोल है वो इनसिग्निफिकेंट है। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, ओके।
तो ये आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो गया बेटा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यहीं से देख लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो पहला है, इसमें जो फर्स्ट है बेटा वो है अस्थमा। क्या है? अस्थमा, अस्थमा, ठीक है ना। अस्थमा में क्या होता है, एक्चुअली इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रैंकियोल हो जाता है, वीजिंग की प्रॉब्लम आती है, इस तरीके से आवाज आना शुरू होती है, ठीक है ना। मीन्स ये डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग है, प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग है, प्रॉब्लम ऑफ, ये क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग है, प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग। और इसमें क्या होता है, वीजिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो तो आवाज आना शुरू होती है, ठीक है ना। वीजिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ, ड्यू टू inflammation of bronchi and bronchioles, तो ये अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग बात करें, जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा, देखो इम्फाइजिमा की जो प्रॉब्लम होती है वो सिगरेट स्मोकिंग से होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो चेन स्मोकर होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई की वॉल होती है, ठीक है ना, वो मीन्स डिग्रेड कर जाती है, जिससे जो सरफेस वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, डिजनरेट ऑफ एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलाई की जो वॉल है वो क्या कर जाती है, डिजनरेट कर जाती है, जिससे वॉल्यूम ऑफ एल्वियोलाई होता है वो कम हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एल्वियोली क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है बेटा। और ये मीन्स होता क्या है, मीन्स किस लिए होता है, किस लिए नहीं, क्यों ये होता है, कॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है ना। देखो ये चीज दिखाते भी हैं, जब आप कभी मूवी वगैरह देखने जाइए तो पहले ही बोलते हैं, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग कॉज इंजूरियस प्रॉब्लम, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, ये सब चीजें हेल्थ के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना, या डिजीज आप बोल सकते हो। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, occupational respiratory disease। एक्चुअल में जो कोल मीन्स इंडस्ट्री, स्टोन इंडस्ट्री, ठीक है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, पत्थर को तोड़ते हैं, डस्ट वगैरह वहाँ पे जब उसको तोड़ेंगे तो डस्ट वगैरह उड़ना शुरू होगा, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके बैठेगा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके बैठेगा तो उनका जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का रेट है ना वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करने का रेट डिक्रीज होगा, एक्चुअल में ये बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है फाइब्रोसिस, ठीक है ना। क्या हो जाती है? फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस में क्या होता है कि लंग्स जो नेजल पैसेज है, मीन्स जो नेजल जो एयर आपका नॉस्ट्रल से जाता है नेजल चैम्बर में पैसेज से होते हुए फेरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, तो वहाँ पे क्या होता है फाइब्रोसिस में क्या होता है कि फाइबर्स, ठीक है ना, वहाँ पे मीन्स फाइब्रोसिस का मतलब है फाइब्रोसिस, फाइबर टिश्यू जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं, मीन्स टिश्यू में वहाँ पे फाइबर्स जमा होने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक्चुअली जो इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं इन stone in industries, बहुत सारी इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो स्टोन ब्रेकिंग करते हैं, स्टोन ब्रेकिंग करते हैं। इसको चेन वाइज आप देख लीजिएगा। स्टोन ब्रेकिंग से क्या होता है, काफी डस्ट निकलता है, काफी डस्ट रिलीज होगा, वो डस्ट क्या होगा, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके जमा होगा। डस्ट एक्यूमुलेट कहाँ पे, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आके जमा होगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब आके जमा होता है, ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, और इम्यूनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी लो फॉर ब्रीदिंग, ठीक है ना। आई बात समझ में? दूसरी चीज आप यहां पे देखिए, ये प्रॉब्लम किस चीज को इंडिकेट करेगी, फाइब्रोसिस को, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबर इन टिश्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ फाइबरस टिश्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ fibrous tissue, accumulation of fibrous tissue,
accumulation of fibrous टिश्यू। बेटा जब एक्यूमुलेट करेगा तो अब ऐसे टिश्यू क्या बोलेंगे? फाइब्रस टिश्यू बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं बेटा, जो वर्कर्स काम करते हैं वो स्टोन ब्रेकिंग करेंगे, उस स्टोन ब्रेकिंग से डस्ट रिलीज होगा। डस्ट क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा? उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूमुलेट होगा। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब एक्यूमुलेट होगा तो प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग आएगा, और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, डस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है और उनकी इम्यूनिटी भी क्या हो जा रही है? लो हो जा रही है, वो सांस को खींच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है? इस पे कुछ हम लोग 128 क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, लाइन टू लाइन है एनसीईआरटी। ठीक है? उसको करेंगे, उसको आप लोग, मैं आपको दूंगा, आप उसको करिएगा। आफ्टर दैट उसका आंसर की मैं दूंगा, फिर आप डिस्कशन कर लीजिएगा उसका। ठीक है ना? ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहीं तक करते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन करेंगे। ठीक है? तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मीन्स क्लास एंड करते हैं आज यहाँ पे। ओके बेटा, बाय बाय।